हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सीआरपीसी चैप्टर 6 पार्ट सी। ये डील करता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, उद्घोषणा और कुर्की। वारंट जारी होने के बाद भी अगर बंदा नहीं हाजिर होता तो उसके बाद की जो कार्यवाही है वो है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। क्रिमिनल कोर्ट के पास एक अंतिम हथियार है जिसके जरिए वो फरार व्यक्ति को अपने सामने हाजिर होने के लिए विवश करता है। ठीक है जी। तो सेक्शन 82 जो है ये उद्घोषणा की बात करता है और सेक्शन 83 से 86 तक के जो प्रोविजन है ये कुर्की की बात करते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगी सेक्शन 82 उद्घोषणा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग अपने बैग्स भी ओपन कर लीजिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो सेक्शन 82 जो है ये डील करता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। देखिए वारंट ऑफ अरेस्ट तो जारी हो गया, फिर भी बंदा नहीं हाजिर होता, ठीक है, तो 82 में उसके लिए उद्घोषणा जारी की जाएगी। दो तरह के पर्सन की बात की गई है, प्रोक्लेम पर्सन और प्रोक्लेम ऑफेंडर। चर्चा करेंगे आगे। 82 को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि फरार व्यक्ति कहाँ किसको जाएगा। देखिए जब भी कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद खुद को छिपा लेता है और इन्वेस्टिगेशन में भी कोई सहयोग नहीं देता तो अक्सर मीडिया में ये बोल दिया जाता है कि भाई वो तो फरार हो गया, ठीक है। लेकिन जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो फरार तब माना जाएगा जब वो अपने आप को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, पुलिस से लंबे टाइम पीरियड तक छुपाए रखने में सफल हो जाता है। अपने आप को छिपा लिया, नहीं मिल रहा, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कोर्ट के सामने ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसको ढूंढने में असफल है। काफी ढूंढा, नहीं मिला। फरार होने का मतलब क्या है? अपने आप को छिपाना, मतलब गिरफ्तारी से बचा रहा है वो अपने आप को, ठीक है। कोर्ट की भाषा में इसको बोला जाता है मफरूर। ये जरूरी नहीं है कि भाई वो व्यक्ति जहां पर है उस स्थान को ही वो छोड़ दे, नहीं, वो उस स्थान पर रह सकता है और अपने आप को छिपा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो एक दो दिन के लिए वहां पर उपस्थित नहीं है तो ये बोल देंगे भी फरार हो गया, नहीं, एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। कंटिन्यू वहां पर उपस्थित नहीं है तब बोल दिया जाएगा कि भाई ये फरार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 82 प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि उद्घोषणा डायरेक्ट नहीं की जाएगी, पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा, अगर वो नहीं हाजिर होता तब उद्घोषणा की जाएगी, ठीक है। तो 5 सबसेक्शन दिए गए हैं सेक्शन 82 में। सबसेक्शन फर्स्ट जो है ये प्रोक्लेमेशन की बात करता है फरार व्यक्ति के लिए, और सबसेक्शन 2 ये बताता है कि प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कैसे किया जाएगा। सबसेक्शन 3 कंक्लूसिव एविडेंस की बात करता है निश्चायक साक्ष्य के बारे में, और सबसेक्शन 4 ये बात करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में, उद्घोषित अपराधी, वांछित भगोड़ा जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं सब सेक्शन 1 क्या कहता है। ये कहता है कि जब किसी न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी कर दिया था, ठीक है, उसके बाद कोर्ट को कुछ साक्ष्य लेने की जरूरत पड़े या बिना साक्ष्य लिए ही, विदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, ये रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है। इसकी डेफिनेशन आप लोग आईपीसी के सेक्शन 26 में देख लीजिए, ठीक है। तो कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव है कि वो व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, जिससे कि वारंट का निष्पादन होना संभव नहीं है। तब कोर्ट क्या करेगा? उसके पास पावर है। सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 कोर्ट को ये पावर देता है कि कोर्ट ऐसे व्यक्ति की उद्घोषणा कर सकता है। तो कोर्ट लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करेगा। ये उद्घोषणा करेगा कि आपको स्पेसिफाइड प्लेस पर और स्पेसिफाइड टाइम पर हाजिर होना है, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन बाद का होगा। जिस दिन उद्घोषणा जारी की जा रही है उसके 30 दिन बाद का टाइम दिया जाएगा उसको हाजिर होने के लिए, मतलब 30 दिन के बाद की ही डेट फिक्स की जाएगी। 30 दिन के अंदर भी वो हाजिर हो सकता है, लेकिन कोर्ट यहाँ पर ये देखेगा कि कम से कम उसको 30 दिन का टाइम दिया जाए हाजिर होने के लिए, ठीक है। 30 दिन से ज्यादा का भी टाइम कोर्ट दे सकता है, 45 दिन भी दे सकता है, 50 दिन भी दे सकता है, लेकिन कम से कम 30 दिन तो देगा ही उसको। अब देखिए
क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है कि जिसकी उपस्थिति के लिए उद्घोषणा जारी की जा रही है उसे कितना टाइम दिया जाएगा हाजिर होने के लिए। तो ध्यान रखना है आपको, उद्घोषणा के प्रकाशन से 30 दिन कम से कम। आप लोग अपने ब्रैकेट में भी इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हुआ सबसेक्शन 1। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब मानेंगे कि उद्घोषणा प्रकाशित हो चुकी है। तो सबसेक्शन 2 में इसका तरीका बताया गया है। सबसेक्शन 2 में 2 क्लोज दी गई हैं। क्लोज फर्स्ट कहती है कि अगर 3 ऐसे स्थानों पर आप उद्घोषणा को पढ़ देंगे, चिपका देंगे, तो मान लिया जाएगा कि भाई प्रॉपर उद्घोषणा हो गई है, ठीक है। तो क्लोज फर्स्ट जो है इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं ABC, ठीक है। तो पॉइंट फर्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। कैसे? बड़ी सभा में पब्लिक के सामने उसको रीड कर दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे अनाउंसमेंट करा दिया जाता है ना। तो पॉइंट फर्स्ट ये कहता है कि वो टाउन या विलेज, वो शहर या गांव, कौन सा, जिसमें वो व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, उसके सहज दर्शनीय स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। सहज दर्शनीय स्थान कौन सा है? मतलब इजीली नोटेबल है, आम लोगों की नजरों में वो आ सके, ठीक है। जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग, आम जनता जो है उसकी नॉलेज में आ सके कि ऐसी उद्घोषणा की जा रही है। अब पॉइंट दूसरा क्या कहता है इसमें? ये कहता है कि एफिक्स की जाएगी, मतलब चिपका दी जाएगी, चस्पा कर देंगे उसको। ऐसी जगह पर चिपका देना है, कहाँ पर? जो उसका घर है या वास स्थान है, उसके किसी सहज दर्शनीय भाग या स्थान पर उसको चिपका देंगे। जिस भी घर या वास स्थान में वो मामूली तौर पर निवास करता है वहां जाकर चिपका देंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उस उद्घोषणा की एक कॉपी को कोर्ट हाउस के सहज दर्शनीय भाग पे भी लगा देंगे, वहां भी चिपका देंगे उसको, ठीक है। तीनों पॉइंट याद रखें आप। पहला, उसके शहर या गांव में पढ़कर सुना देंगे। दूसरा, उसका घर या वास स्थान है वहां पर चिपका देंगे। तीसरा, कोर्ट हाउस के बाहर भी जाकर चिपका देंगे उसकी एक कॉपी को, ठीक है। मतलब कोर्ट जो है उसे खुद से मौका देती है, लास्ट चांस देती है उसको। उसके घर पे चिपका दिया, शहर में चिपका दिया, जहाँ कहीं भी वो मतलब अवेलेबल हो सकता है वहां उसको मतलब पब्लिश करवा दिया, ठीक है। पहले शहर में करा दिया, फिर घर में करा दिया, फिर कोर्ट के बाहर भी करवा दिया। ये बाइंडिंग है कोर्ट के ऊपर। क्लोज फर्स्ट में जो ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं ABC, ये बाइंडिंग है कोर्ट के ऊपर, इतना तो वो करेगा ही करेगा, ठीक है। इस तरीके से पब्लिश कराएगा, ठीक। अब क्लोज 2 देख लेते हैं सबसेक्शन 2 की, ठीक है। ये कहती है कि अगर कोर्ट को ठीक लगता है, इफ इट थिंक्स फिट, तो कोर्ट निर्देश दे सकता है कि भाई उद्घोषणा की एक कॉपी को डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दो। जिस भी लोकल एरिया में वो मामूली तौर पर निवास करता है, उस लोकल एरिया का अगर कोई दैनिक अखबार है तो भाई उद्घोषणा की एक कॉपी को उसमें भी प्रकाशित कर दिया जाए। कोर्ट ऐसा निर्देश दे सकता है। इस क्लोज में जो है कोर्ट को डिस्क्रेशनरी पावर है, ठीक है। क्लोज फर्स्ट जो थी उसमें बाइंडिंग थी कोर्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कोर्ट को डिस्क्रेशनरी पावर है, ठीक है। तो बंदा अगर यूपी में है तो ऐसा नहीं है कि भाई आप MP के या फिर बिहार के न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दे, नहीं। जहां वो नॉर्मली रिसाइड करता है उसी एरिया का जो लोकल अखबार है, ठीक है, उसमें पब्लिश करवा दो। तो ये तो हुआ सबसेक्शन 2, ठीक है। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ये कहता है कि जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया है वो कोर्ट अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट दे दे कि सबसेक्शन 2 के क्लोज फर्स्ट में जो भी रीति बताई गई है उद्घोषणा के प्रकाशन की, वो उचित रूप से प्रकाशित कर दी गई है स्पेसिफाइड डे पर, ठीक है। कोर्ट का जो ये रिटन स्टेटमेंट है इसको कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा, निश्चायक साक्ष्य, मतलब जिसके साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो इसको जो रिटन स्टेटमेंट है कोर्ट का कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि इस सेक्शन की जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल कर दिया गया है और प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कर दिया गया है। ये तो हुआ सबसेक्शन 3। अब आते हैं सबसेक्शन 4 पर। ये बात करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, उद्घोषित अपराधी, भगोड़ा जिसको बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 2 तरह के पर्सन की बात की गई है यहाँ पर, प्रोक्लेम पर्सन और प्रोक्लेम ऑफेंडर। प्रोक्लेम पर्सन जो फरार है, जिसके लिए कोर्ट ने 82 के सबसेक्शन 1 में प्रोक्लेमेशन इशू की थी कि भाई कब और कहाँ तुम्हें हाजिर होना है, ठीक है। और प्रोक्लेम ऑफेंडर कौन है? जो भगोड़ा है। 82 के सबसेक्शन 4 में जो भी IPC के ऑफेंस दिए गए हैं इनमें से किसी का भी अगर एक्यूज्ड है, ठीक है, तो उसको डिक्लेयर कर देंगे भगोड़ा, ठीक है। प्रोक्लेम ऑफेंडर उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोक्लेम ऑफेंडर कहाँ पर दिया गया है, 82 के सबसेक्शन 4 में, 82 के सबसेक्शन 4 में। ठीक, अब सबसेक्शन 4 जो है ये 2005 की अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया और 23 जून 2006 से ये इफेक्टिव है। क्या कहा गया इसमें? इसमें ये कहा गया है कि जिस भी पर्सन के लिए प्रोक्लेमेशन पब्लिश की गई है, कहा सबसेक्शन 1 में, ठीक है, अगर वो व्यक्ति ऐसे किसी अपराध का अभियुक्त है, कौन सा अपराध, सबसेक्शन 4 में आईपीसी के कुछ ऑफेंस दे दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से अगर किसी भी ऑफेंस से अगर वो दंडनीय है, 19 तरह के सेक्शन दे दिए गए हैं, ठीक है, 19 तरह के मामले दे दिए गए सबसेक्शन 4 में आईपीसी के, ठीक है, इनमें से अगर किसी से वो दंडनीय है, कौन से अपराध हैं, पहला बता दिया, धारा 302 बता दी, धारा 304 बता दी, धारा 364 किडनैपिंग से रिलेटेड जो भी इसका अपराध है, ठीक है, और धारा 392 में से 402, ठीक है, ये सारे के सारे बीच के जो भी ऑफेंस हैं, ये भी लूट और डकैती के जो भी अपराध हैं ये सारे, और धारा 436 आगजनी का मामला हो गया, ठीक है, और धारा 449 है, धारा 459 है और धारा 460, तो 19 तरह के मामले हैं, ठीक है, इनमें से अगर किसी भी अपराध से वो दंडनीय है और प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद भी वो नहीं हाजिर हो रहा, स्पेसिफाइड टाइम भी दे दिया उसको, भाई हाजिर हो जाओ, फिर भी नहीं हाजिर हो रहा, तो दोनों बात याद रखें आप लोग, इन 19 तरह के जो मामले दे दिए इनमें से किसी भी अपराध से अगर वो दंडनीय है, किसी भी अपराध से, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद भी नहीं हाजिर हो रहा, टाइम भी दे दिया हाजिर होने का, नहीं हाजिर हो रहा, तो कोर्ट जैसा उचित समझे, एज इट थिंक्स फिट, ऐसी जांच के बाद उसे प्रोक्लेम ऑफेंडर वांछित भगोड़ा डिक्लेयर कर सकती है और इस प्रभाव की घोषणा कर सकती है। ठीक है जी, अब आप एक बात ध्यान रखें, प्रोक्लेम ऑफेंडर जो है ये एक लिस्टेड सेक्शन के अंदर ही होता है। कौन सा लिस्टेड सेक्शन है? सबसेक्शन 4 में लिस्ट दे दी, 19 तरह के मामले दे दिए हमें, ठीक है, तो इनमें से अगर किसी भी अपराध को एक्यूज है, ठीक है, तो उसे प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे। मोस्टली सेक्शन जो है ये 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा की है, हीनियस ऑफेंस है सारे के सारे, तो सबसेक्शन 4 भी हो गया। अब इसी के साथ हम आईपीसी की धारा 174 ए और पढ़ लेते हैं। 174 ए जो है ये 2005 के संशोधन के द्वारा लाया गया। क्या कहा गया इसमें कह दिया गया कि अगर सेक्शन 82 के सबसेक्शन 1 में प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने के बाद भी बंदा नहीं हाजिर होता तो उसे 3 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित कर देंगे। और अगर 82 के सबसेक्शन 4 में वांछित भगोड़ा उसको डिक्लेयर कर दिया गया है तो 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वापस अपने सेक्शन 82 पे। कहां पर आ रहे थे? सबसेक्शन 5 पर। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के जो प्रोविजन है ये अप्लाई होंगे सबसेक्शन 4 पर भी। सबसेक्शन 4 में जो घोषणा की गई है वांछित भगोड़ा उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इस घोषणा पर सबसेक्शन 2 और 3 के प्रोविजन इस तरह अप्लाई होंगे जैसे सबसेक्शन 1 में प्रकाशित उद्घोषणा पर लागू होते हैं। तो सेक्शन 82 तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सेक्शन 82 में उद्घोषणा की गई है इसके परिवर्तन की अवधि क्या होगी? तो जेन्द्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट केस 2009, इस केस में ये डिसाइड किया गया कि सेक्शन 82 में जारी उद्घोषणा तब तक प्रभावी रहती है जब तक उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनको देख लेते हैं। अब कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को ये डिसीजन दिया कि धारा 82 के तहत मजिस्ट्रेट को नियमित रूप से भगोड़ा के रूप में उद्घोषणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। आगे क्या कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जांच अधिकारी के आवेदन के साथ कारण बताते हुए एक हलफनामा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या कही गई इसमें ये कहा गया कि धारा 82 की उपधारा 1 के तहत उद्घोषणा जारी करने से पहले एक गैर जमानती वारंट जारी करना जरूरी है क्योंकि धारा 82 सीआरपीसी ये खुद कहती है कि यदि कोर्ट के पास ये मानने का कारण है, उसे रीजन टू बिलीव है कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है
वो फरार हो गया है या खुद को छिपा रहा है। सीधी सीधी बात है कि पहले वारंट जारी होना जरूरी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या फरार व्यक्ति अग्रिम जमानत का हकदार है या नहीं। तो दो केस है इसके ऊपर, उनको देखते हैं। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा, AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि फरार व्यक्ति किसी भी प्रकार से अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। अब एक और लास्ट केस देख लेते हैं। प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2021 को अपना निर्णय दिया और कहा कि धारा 82 के तहत अगर आरोपी को भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उद्घोषणा जारी होने के बाद आरोपी अग्रिम जमानत के लाभ का हकदार नहीं है। और कहा गया कि समर्पण करने के बाद आरोपी नियमित जमानत की याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है जी, तो आज हमने सेक्शन 82 को पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देखे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 83 से 86 तक के जो प्रोविजन है कुर्की के बारे में, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।